Hello dear friends, welcome back all brothers and sisters. I will wait for about a minute before starting this video and hopefully everyone will be here. जो भी नए लोग हैं, जो भी तैयारी में जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको नहीं पता चल रहा है, देयर हैव बीन मेनी पीपल हु जस्ट वांट टू प्रिपेयर इट, वो स्टार्ट नहीं ले पा रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, क्या करना है, कैसे लेना है. सो उनके लिए ये हो सकता है थोड़ा सा मीनिंगफुल हो. आई विल ट्राई टू शेयर वट एवर आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द जर्नी ऑफ यूपीएससी, माई लाइफ जर्नी. जिनको पहले से मालूम है आई वुड से कि स्किप इट, क्योंकि उनको नया और रेफरेंस फ्रेम मिलना और नए तरीके से पता करना, इट विल मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. आई विल कीप माई लैपटॉप ऑल्सो द साइमल्टेनियसली ताकि मैं कमेंट्स देख सकूं. सो और जो भी सही से कुछ कमेंट्स होंगे इसमें, we'll have some dairy milk also for them. Okay, again just for the information, this video is made on civil services CSE 2018 a new approach Facebook group, and it would be transferred later to YouTube. This is not made on YouTube live. We have a very close family of about 4000 people and I really appreciate कि 4000 लोग इस ग्रुप में पॉजिटिवली अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं. ठीक है. सो बिफोर आई बिगिन देयर आर 3 कैविएट्स. सबसे पहला कि मैंने जो तैयारी की एंड आई एम नॉट द रियल आइडियल पर्सन टू बी टॉकिंग ऑफ हाउ टू स्टार्ट दिस यूपीएससी प्रिपरेशन. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई एम नॉट द रियल आइडियल पर्सन. आई ट्राई टू क्रैक दिस एग्जाम इन अ डिफरेंट मैनर. सेकेंड इज देर इज नो आइडियल वे. ये भी इंपॉर्टेंट है. कोई आइडियल वे है नहीं इस एग्जाम को तैयार करने के लिए. एवरीवेयर यू विल फेल. मैंने एक पोस्ट भी डाला था, इट्स लाइक योर रिलेशनशिप. यू स्टार्ट योर रिलेशनशिप ऑन ए रफ पैच ओनली. आप धीरे धीरे उसके साथ समय बिताते हैं, अपने हबी के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ, एंड देन यू स्टार्ट बिकमिंग मोर कंफर्टेबल. इन द फर्स्ट 3-4 months इट लुक्स लाइक वेरी डिफिकल्ट कि कोई सिग्नल नहीं मिलता है, राइट. सो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं. और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि सबकी जर्नी सेम नहीं होगी. ऑल्दो रिसोर्सेज, बुक्स सब सेम होते हैं, लेकिन फाइनल जो डेस्टिनेशन भी सेम होता है, बट जर्नी सब लोग की अलग होती है. तो कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई लेट पहुंचता है, कोई कभी नहीं पहुंच पाता है. ये भी सच है. इस सच से भी इनकार करना एक बहुत बड़ी चीज को दरकिनार करने लायक होगा. कुछ ही लोग हर साल पहुंच पाते हैं. तो सच्चाई को का दामन साथ में रखते हुए तैयारी करना ज्यादा सही होगा. फिर आता है कि 3 चीजें और जो आपको नहीं करनी चाहिए. सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इस तैयारी में, इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में. द फर्स्ट थिंग इज टाइम वेस्ट. आप बिल्कुल टाइम वेस्ट छोड़ दें ऐसा कभी नहीं हो सकता है. हर इंसान अपने लेवल पे टाइम वेस्ट करता है. सबको अपना टाइम वेस्ट करने में मजा आता है, क्योंकि सबके पास टाइम है. सबके पास मनी नहीं है पर सबके पास टाइम है. तो टाइम तो जरूर वेस्ट करता है इंसान. जितना मनी को बचा के रखता है उतना टाइम को वेस्ट करता है. सो आई वुड से कि ये 1-2 साल, 2-3 साल जब आपको तैयारी करनी है तो आप थोड़ा सा उसे मिनिमाइज करें. दूसरा, स्पेकुलेशन. कई लोग कई चीज स्पेकुलेट करते हैं, अगले साल क्या होगा, क्यों होगा. आई थिंक 40% of the people who go in Delhi just speculate as in अभी जैसे एक न्यूज चल रहा है उस पर स्पेकुलेशन चल रहा है, 10 का लैटरल एंट्री होगा, हमारा तो सीट ही खत्म हो गया, ये हो गया. अरे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे बात हो रही है, आप उससे प्रभावित हैं, आपके पे ग्रेड के ऊपर के लेवल की बात हो रही है. एंड देन दे विल जंप गन्स टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, टू डिफेंड गवर्नमेंट. ये सबसे क्या मिलेगा आपको? व्हाट गवर्नमेंट हैज टू डू दे विल डू, राइट. आप खुद सोच के देखो. आप एक एस्पिरेंट हैं. एक एस्पिरेंट के लिए आपका पहला कर्तव्य क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. पीपल जनरली ट्राई टू डिबेट ऑन थिंग्स विच आर बियॉन्ड देयर एम्बिट, बियॉन्ड देयर इवन. उनको बात ही नहीं करना चाहिए वैसे चीजों पे जिसपे वो डिबेट करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं. दिस थिंग शुड नॉट बी इवन डिबेटेड. आप उस पर अपना नजरिया रखिए, बट उस नजरिए को इम्पोज मत करिए. आप ऐसे लोगों के साथ डिबेट करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं जिनका एक खुद पे स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंड है, जो आपकी बात को सुनने के लिए आप जबरदस्ती क्यों चाहते हैं कि लोग आपकी बात पे एग्री करें. ये टेंडेंसी हम सब में होती है कि नहीं मेरी बात सही है, एग्री करो, मेरा व्यू पॉइंट सही है. इन सबसे दूर करें अपने आप को. और तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप गोल और फोकस को लूज ना कर दें. लोग दिल्ली जाते हैं, लोग तैयारी करने जाते हैं, वहां पे जो बैचेस होते हैं बहुत बड़े होते हैं. मैंने सुना है कि वहां काफी कपलिंग हो जाता है, लोग भूल जाते हैं. और इस एज में जनरली देन पीपल स्टार्ट थिंक ऑन अदर लाइन्स स्टार्ट हो जाता है. मैं यहाँ बैठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिफर टू.
other than studies they forget the main goal and then they start सब contemporary goal. I received many queries कि मेरा relation नहीं चल रहा है सर, मैं ये करने गई थी और फिर वहां पे मुझे कोई मिल गया. These things will just act as a deterrent to your preparation where you had you gone for this thing only, right? तो आपको खुद सोचना चाहिए आपका प्राइमरी गोल क्या था. सेकेंडरी और सुपरफिशियल गोल्स के लिए आपके पास बाद में भी टाइम होगा. और अगर आपका पहले से रिलेशनशिप है तो इस समय उसको बर्बाद ना करें, इस समय उसमें ये ना लाएं जिससे कि आपको और दुख होए. द मेन पॉइंट इज डोंट गेट डिप्रेस्ड इन योर 1-2 year ऑफ प्रिपरेशन. ऑलरेडी दिस प्रिपरेशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ. तो हम शुरू करते हैं. तो किसी भी चीज का सबसे डिफिकल्ट चीज होता है स्टार्टिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट. क्यों? क्योंकि सबसे पहले इनर्शिया होता है हम सब में. आई विल शेयर दीज नोट्स ऑल्सो. आई मेड सम नोट्स ताकि एकदम रैंडम ना हो जाए. देन देयर इज लॉट ऑफ इंथुजियाज्म इन अस. हम सोचते हैं कि हम एकदम बड़ा अच्छा से करेंगे, स्टार्ट लेंगे, बढ़िया करेंगे, सब बढ़िया होगा हमारा. तो हम काफी ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, जितना एक्टिवेटेड होना चाहिए उससे ज्यादा. थर्ड इसकी धीरे धीरे वो जो हमारा फील होता है वो धीरे धीरे डाई आउट करता है. पहले 3 महीने पूरा एक्टिवेटेड रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये बुक लिस्ट देखा, ये वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, ये ब्लॉग पढ़ा, सबका देखा, सब टॉपर्स को सुना. फिर जाके लगा कि अब यार धीरे धीरे वो फ्लेम जो अंतराग्नि होता है अंदर से वो खत्म होने लगता है. फिर आउट ऑफ बॉक्स प्लान्स या बहुत सारा हम ऐसा प्लान्स बना लेते हैं जो हम खुद को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं. बेसिकली हमें अपना लेवल पोटेंशियल सबका डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज एग्जिस्ट. वी मस्ट मेक प्लान्स विच सूट आवर स्ट्रेंथ. ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी और स्ट्रेंथ, ये 3 चीजें आपको अपनी पता होनी चाहिए. देन वील स्टार्ट लुक फॉर परफेक्ट स्टार्ट, कि हम एक ऐसा स्टार्ट लेंगे क्योंकि वेल बिगिन इज हाफ डन लोग बोलते हैं. तो हमारा स्टार्ट परफेक्ट होना चाहिए. इट विल नेवर हैपन, इट कैन नेवर हैपन, इट वोंट हैपन विद एनीवन. ये कभी हुआ ही नहीं है, ना किसी के साथ होगा. एंड लास्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी होती है स्टार्टिंग में कि रिसोर्सेज आसानी से नहीं मिलते हैं. मतलब वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड कि यही पढ़ना था, यही छोड़ना था. 90% of the things that are floating in the market are just a waste of time. आई एम अगेन सेइंग जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि 10% ही है जो कि आपके लिए फ्रूटफुल है. बट वी स्पेंड 90% ऑफ द टाइम टू फिगर आउट दैट 10% विच इज फ्रूटफुल फॉर अस और नॉट. एंड दैट इज वाई दिस एग्जाम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 1 or 2 year. 1 साल 2 साल के बाद लोगों को रियलाइजेशन होता है धीरे धीरे कि नहीं, पहले जो बात कही गई थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, वी शुड रीड मोर बट वी शुड रीड फ्रॉम लेस रिसोर्सेज. वो सही बात होती है. कम रिसोर्सेज पर फोकस करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए. नंबर लाने के लिए इन डेप्थ तैयारी नहीं करनी चाहिए. देयर इज नो PhD हैपनिंग. वी हैव टू बी वेरी वेरी sharp in our and very professional in our studies, right? ये एक चीज होता है. किसी ने कहा है तो मैंने उसमें ऐड किया था कि स्टार्टिंग अर्ली इज गुड, राइट? एंड बट हाउएवर आई थिंक स्टार्टिंग प्रॉपरली इज बेटर. स्टार्ट जल्दी करना तो सही है. कोई फर्स्ट ईयर का ही मुझे कॉल कर लिया था. डोंट कॉल मी लाइक दिस. आई एम इन नो पोजिशन टू से कि मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज से तैयारी कर रहा हूं तो करिए तैयारी. हाउ कैन आई से इन फर्स्ट ईयर? मैंने उतनी तैयारी की नहीं, मुझे पता ही नहीं है. आई जनरली से टू पीपल एंड अपील ऑल्सो, डोंट कॉल मी. कॉलिंग मेक्स माई लाइफ मोर डिफिकल्ट. आई विल बी रिप्लाइंग टू योर क्वेरीज बट डोंट कॉल मी. फिर हाउएवर स्टार्टिंग प्रॉपरली इज बेटर. आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो अच्छा है, लेकिन प्रॉपर स्टार्ट. मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने IIT रुड़की और IIT कानपुर में शुरू कर दिया, पर 3 साल तक वो प्रतियोगिता दर्पण कुछ ऐसे पढ़ते रहे, रैंडम पढ़ते रहे, कुछ भी उन्हें नहीं पता था, बस पढ़ते रहते थे सोच के कि UPSC के लिए पढ़ रहे हैं. मैंने भी जब स्टार्ट लिया तो मैं छोटा छोटा चीज याद करता था कि नेदरलैंड की राजधानी ये होती है, इसकी राजधानी ये होती है. बाद में मुझे पता चला ये राजधानी वाला क्वेश्चन तो बीत गया. ये बचपन का एक GK क्वेश्चन हुआ करता था. GK और GS में अंतर है, UPSC का GS अंतर है. मैंने अपने दोस्त से बोला तो बोला तुम क्या तैयारी करते थे, तुमने तो 1-2 महीना सिर्फ वेस्ट किया है अपना. मैं ये सब फैक्ट याद करता था जो कि मोर और लेस थोड़ा RBI के लिए मदद कर सकता है, बट UPSC के लिए इट विल नेवर हेल्प यू. सो देन आई रियलाइज कि ओके, द व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग हैज ए लॉट ऑफ मिसमैच. देयर इज नो कनेक्ट एट ऑल. सो स्टार्टिंग अर्ली इज गुड, स्टार्टिंग प्रॉपरली इज बेटर, एंड स्टार्टिंग प्रोफेशनली इज द बेस्ट. So that is very important. You have to start it professionally. If you don't start it professionally, if you start like an amateur, trust me, you will also take 2-3 years to clear and you are not guaranteed even. Professional way में सोच के ढंग से अपने strength को समझते हुए start करिए. Then only the half the battle. Then also ये सब करने के बाद भी मुझे लगता है half the battle is not won. आधा बैटल फिर भी आप जीत नहीं सकते हैं. काफी बड़ा बैटल है ये UPSC का, कहीं भी कोई लुढ़क सकता है, ठीक है? फिर कुछ चीजें जो मुझे लगा, जो मैंने लिखा है, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं कि कोचिंग वर्सेस नॉट कोचिंग. सबसे पहले किसी के मन में आता है ये द ग्रेट डिबेट है यार, ये बड़ा डिबेट है इस पे. अब इसमें मेरी पर्सनल एडवाइस है कि कोचिंग आज के समय में रिडंडेंट हो चुका है.
ये मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मेरा पर्सनल मानना सही हो इसका क्या गारंटी है, क्योंकि मैंने कोचिंग की ही नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है। ऐसे कई टीचर्स हैं जो अच्छे हैं तभी उनका चल रहा है। साल दर साल लोग पढ़ने जा रहे हैं तो या तो हर्डिंग मेंटेलिटी से जा रहे हैं कि दूसरा वाला भी पढ़ रहा है इसलिए जा रहे हैं, या वो अच्छा पढ़ाते होंगे इसलिए जा रहे हैं। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। कोचिंग के लिए मैं बेस्ट गाय नहीं हूँ। आपका कोई दोस्त पढ़ता हो, चाहे वो वाजीराम हो, चाहे वो विजन हो, चाहे वो श्रीराम हो, कहीं भी पढ़ता हो, आपको 3 चीजें देखनी होती है। पहला कि आप क्या आपका कैटेगरी है स्टूडेंट का। आप जनरल मतलब एवरेज स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा शार्प हैं, या आप बिलो एवरेज हैं। ये एकदम बिल्कुल हार्डकोर आपसे को अपने से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आप एबव एवरेज स्टूडेंट हैं तो कोचिंग आपको जो ट्रीटमेंट देगा वो आपको लगेगा कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, क्योंकि कोचिंग में काफी डिस्ट्रैक्शन भी होता है एंड काफी टाइम वेस्ट भी होता है, काफी स्लो चलते हैं वो लोग। नंबर 2, कई लोग ये भी बोलते हैं कि कोचिंग में वो नोट्स लिखवाते हैं रादर देन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड रादर देन एक्सप्लेनिंग थिंग्स कि कैसे इजी मार्क्स लाया जा सकता है, किस तरह से हम जल्दी कूद सकते हैं एग्जाम में। सो वो नोट्स कई लोग बोलते हैं बाहर भी अवेलेबल होते हैं, जस्ट कोचिंग के बाहर। तो कोचिंग अटेंड करने का फायदा क्या हुआ? तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कोचिंग जाने का मतलब होता है कि 2 घंटा आना जाना दिल्ली में, राइट। एंड देन बाहर के लोग कोचिंग भी नहीं कर सकते हैं, जो लोग बाहर रह रहे हैं दिल्ली के। आई मीन हमारे जैसे मान लो मुंबई में, यहाँ पे ज्यादा कोई क्रेज भी नहीं है यूपीएससी का। उसके बाद उस ट्रैवल टाइम से आदमी थकता है और आदमी ये भी सोचता है कि मैंने कोचिंग कर लिया। कोचिंग के बाद भी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने कोचिंग किया, आपने उसके बाद उसको सप्लीमेंट कितना किया, डिड यू रिवाइज। तो क्योंकि इंसान थक जाता है तो रिवीजन नहीं करता है तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, और उस तरह से कोचिंग के नोट्स आपके भी पाइल्ड अप होते जाते हैं और आपका रियल जो नोट्स होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और आप कोचिंग के भरोसे काफी टाइम दे देते हैं। कई मेरे दोस्त कोचिंग लास्ट में छोड़ देते हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो वो 2-2.5 लाख रुपए या तो अगर आपने कमाए हैं तब तो ठीक है, अगर आपके माता पिता के हो तो आपको 1-2 बार सोचना चाहिए। आसान नहीं है यार, 2-2.5 लाख रुपए आप किसी के लिए दे रहे हैं जिसका आपको एंड रिजल्ट भी नहीं मालूम कि होगा कि नहीं होगा। अगर आपको कोचिंग में एक फायदा जरूर होता है कि आपको सारा चीज होता है ना, ऑल थिंग्स अंडर वन रूफ, आपको पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो। लेकिन मुझे लगता है आज के समय में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ चुका है तो कई और जगह से भी पता किया जा सकता है। कोचिंग वो सिग्निफिकेंस धीरे धीरे खो रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉनिक फ्री मटेरियल आर अवेलेबल। आई वुड से कि आप इंटरनेट का अच्छा यूटिलाइजेशन, जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना सीखिए। दैट इज माई होल पॉइंट। सो आप अपना पर्सनल डिसीजन ले सकते हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी कोचिंग, बट आई हैव नथिंग इन फेवर ऑफ देम ऑल्सो। आई डोंट लाइक देम, आई जनरली डिसलाइक देम सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे लगता है कि द आउटपुट प्रोडक्टिविटी जो है, जितना पैसा लिया जाता है उसके हिसाब से वो नहीं दे पा रहे हैं। सो दैट इज माई होल एजेंडा, बट डोंट गो बाई माई वर्ड। आप वहां पता लगाइए। मैं इसमें कहने में असक्षम हूं, ज्यादा नहीं कह सकता हूं। देन ट्रस्टिंग एंड गेजिंग योर ओन पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कई लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एक होता है डिटर्मिनेशन होना, अच्छी बात है। एंड नाउ आई विल टेल यू दिस थिंग, देर आर मेनी हु से कि मैं अगर आज यहाँ हूं तो कहीं और हो जाएगा, आप हो जाएंगे। मैं भी ये बोलता हूँ कि कल आप भी आ सकते हैं। तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं। इस एग्जाम का कोई भी लेना देना नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड किया है, आपने सोशल साइंसेस पढ़ा है, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, आपने जनरल बीएससी किया है। ये एग्जाम आपका परसिवियरेंस, मेमोरी, याद रखिए मेमोरी, हैंड राइटिंग, याद रखिएगा ये सब चीज, मेमोरी, प्रेजेंटेशन और लर्निंग, ये तीनों चीजों को टेस्ट करेगा। अगर आपकी ये तीनों चीजें बचपन से ठीक थी, या आप अगर इसके लिए कॉन्फिडेंट है कि आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न्स अच्छे होंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट में कहीं भी भूल करते हैं या अगर आप कहीं भी इसको नजरअंदाज करते हैं तो रिटर्न अच्छा नहीं होगा। आफ्टर ऑल ओनली 180 पीपल आर गेटिंग IAS एवरी ईयर एंड 200 लोग उसके अलावा और सेटिस्फाइड होते होंगे। 300-350 लोग इन जनरल 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट में सिलेक्ट हो रहे हैं, और वो जो नंबर बचा हुआ है वो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 1 लाख में 300 घटा दो तो 1 ही लाख बचता है, 90,000 भी नहीं पहुंचता है। तो आपको रियल भी होना पड़ेगा, प्रैग्मेटिक भी होना पड़ेगा, अपने पोटेंशियल को भी जज करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है, जब आप स्टार्ट करते हैं ये एग्जाम तो गिव योरसेल्फ जस्ट 3 अटेम्प्ट। आप मान के चलिए कि मुझे ये एग्जाम 3 अटेम्प्ट में निकालना है। ऐसे कई मेरे दोस्त हैं जो ये सोच के आए हैं यहाँ पे कि मैं 3 अटेम्प्ट में करूंगा। अगर उनका दूसरा अटेम्प्ट जा रहा है, अगर नहीं होगा तो एक और अटेम्प्ट देंगे। 3 अटेम्प्ट के बाद मैं ये एग्जाम दूंगा, भले हो सकता है, लेकिन ये मेरा प्राइमरी गोल नहीं होगा। दैट हैज टू बी रियलाइज। फिर मैं कोई जॉब पकड़ लूंगा या मैं कुछ कर लूंगा, क्योंकि उसके बाद और भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है। 3 अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट में लोग जो पहुंचते हैं जॉब छोड़ के रखते हैं, फिर उनको जॉब मिलना भी डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज ऑल्सो ऑनेस्ट। उसके चक्कर में वो सोचते हैं एक और अटेम्प्ट दे देते हैं, एक और अटेम्प्ट दे देते हैं। देर आर पीपल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड इन 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट ऑल्सो। देर इज नो हार्म इन दैट, बट ऑल्सो लुक एट द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड आफ्टर 4, 5 अटेम्प्ट। दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट. So you might become a success story and you might be inspiring others after getting selected. But what about them who will be getting rejected? So मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो पूरे
बेल कर्व के 80% जनरल पब्लिक का है कि कई लोग यहाँ से मिस कर जाते हैं इस बस को। तो वो चीज को ध्यान रखिएगा बिल्कुल, मतलब अपने आप पे ये पैशनेट जगाइएगा कि मुझे 3 अटेम्प्ट में निकालना है। अगर नहीं हुआ तो मैं एकदम लाइफ को बर्बाद नहीं करूंगा, इसके चक्कर में आगे बढ़ जाऊंगा। वॉट एवर इंसिडेंट्स हैव हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट एंड जो न्यूज आए हैं कि पीपल आर ट्राइंग टू just take their life due to failure in one particular, and even this exam, small exam, it is really shocking and sad to say कि they are not understanding the real meaning of life. That is my whole point to say. Then leaving the work, again a great debate, again a great debate. तो इस पे यार मैंने आज सोचा बहुत देर तक, तो इस पे 2 चीजें मुझे समझ में आई। पहले तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलता है तब तक नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। आज एक लड़की ने कॉल किया था, सो प्रीलिम्स अगर आपका निकलता है तभी आपको नौकरी छोड़नी चाहिए, वरना आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए उससे पहले। क्योंकि वो बोल रही थी कि अगर मैं जॉब छोड़ देती हूँ, मेरे पास मनी है, जो भी मुझे समझ में आया, तो उससे मुझे एक चीज की रियलाइजेशन हुई कि आप अभी जॉब छोड़ दोगे, आपको अभी कुछ पता भी नहीं है, आप कूद रहे हो मैदान में, आप मैदान में ये देखने के लिए कूद रहे हो क्या करना है, कैसे करना है। इससे बेहतर है कि आप 1 साल ये देखो, एक अटेम्प्ट दे दो, बिना जाने अच्छे से देखते जाओ, समझो, आपको 50 नंबर आएगा, आपको 60 नंबर आएगा, आपको 70 नंबर आएगा प्रीलिम्स में, आपका एक बेसिक बैकग्राउंड डेवलप होगा। एंड उस बेसिक बैकग्राउंड के बाद उस पर आप नौकरी छोड़ना, आप वर्क करना, दैट विल बी मोर एसेंशियल इफेक्टिव। जब आपका प्रीलिम्स निकल जाए, अगर आपको जॉब छोड़ने की इच्छा भी है तब छोड़ना चाहिए, तब आपका आउटपुट भी अच्छा रहेगा। अगर आपने जॉब छोड़ दिया और 2-3 बार प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो क्या फायदा होगा। अगर आपने प्रीलिम्स के बाद जॉब छोड़ा तो एटलीस्ट मेंस पे पहुंचे हुए हो, आप समझ रहे हो, सेकंड लेडर पे आप आ गए हो, और तब तक आपको कुछ चीजें आती भी है। ये दिखाता है कि आपने प्रीलिम्स निकाला, इट मींस यू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट दिस एग्जामिनेशन। सो डोंट लीव जॉब इन हरी, दो हु आर डूइंग द जॉब। सो बेसिकली जॉब लीव करने और नहीं लीव करने के 2 ही मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैमिली प्रेशर वर्सेस पीयर प्रेशर। काफी पीयर प्रेशर क्रिएट होता है कि ये गया है जॉब, बिना जॉब की तैयारी, जॉब छोड़ के ये तैयारी करने गया है, ठीक है, अच्छी बात है, गया था। उसमें से कुछ लोग निकल भी जाते हैं तो उसे और लगता है यार ये देखो यार ये जॉब छोड़ के गया और इसका निकल गया। फिर हम एट्रीब्यूशन एरर करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे इसका निकल गया, बट कितने लोग होंगे जिनका नहीं निकलता हुआ जॉब छोड़ने के बाद, उनके बारे में हम कभी नहीं सोचना चाहते हैं। हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की तरफ भागते हैं और हम उनके सक्सेस को देखना चाहते हैं और उनको हम इमिटेट जो होता है ना, उसको हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं कि इसी तरीके से हम करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा। तो फिर हमारा ओरिजिनलिटी कहाँ गया, हम उसको क्यों नहीं देख रहे हैं जो पीछे छूट गया। And that is the biggest problem what we are committing. So never take this call only after saying, don't take it in peer pressure. Peer pressure और एक family pressure यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि नौकरी छोड़ने का peer pressure होता है और नौकरी पकड़े रखने का family pressure सबको होता है। आपको पैसा आ रहा है, फैमिली को सेटिस्फैक्शन है, तो आपको दोनों सारे स्टेक होल्डर देखने चाहिए। अगर आपका घर में वेल टू डू घर है तो आप छोड़ दीजिए जॉब, आपको लगता है तो। लेकिन अगर वेल टू डू घर से नहीं बिलोंग करते हैं, आप पे डिपेंडेंट हैं लोग, आप पे निर्धारित है कि आपको इतना कमाना है, तो आपके घर चल रहा है, मत छोड़िए जॉब यार। ऐसा क्या है, अल्टीमेटली अगर आपका एम लाइफ में बेटर कॉज है, सोसाइटी की मदद करना है, तो इसके अलावा भी किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। और आप एग्जाम देते रहिए, वो आपका पर्सनल गोल हो सकता है, आपको बाकी गोल्स को भी तो टारगेट लेके चलना है। दूसरा जो प्रेशर क्रिएट होता है जॉब छोड़ने में, वो होता है टाइम वर्सेज मनी। जॉब छोड़ने का ये भी एक हमारा दृष्टिकोण होता है कि हमें समय ज्यादा मिलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अभी हमें 3 घंटे भी नहीं मिल पाते हैं ठीक से, हम जॉब छोड़ेंगे तो हमारे पास 10 घंटे होंगे। पर इसमें जो हाइंडसाइट में जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है, पहलू है, उसको भी देखना जरूरी है। ये टाइम वर्सेज मनी का डिबेट है। आपको जब हाथ में पैसा आ रहा है, जब हाथ में या 25 तारीख को या 30 तारीख को आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं होगी आपके अकाउंट में, और आपका खर्च करने का जो स्टाइल है वो उतना नहीं कमेगा, जो कि कमता है, लेकिन वो नहीं कमता है बेसिकली। अगर वो सैलरी तनख्वाह नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं मन में वो लगेगा कि यार जॉब कर रहे होते तो पैसा आ जा रहा होता हाथ में, अब निकल भी नहीं रहा है, जॉब भी छोड़ दी है, बेकार हो गया, एक बार भी अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा तो आप डिप्रेशन में जाने का ज्यादा चांसेज है। तो आई वुड से कि डोंट ट्राई टू take a conscious call. Again, it is a conscious call. I took my call. You have to take your own call. I will not be in a position to help you again on any number or any WhatsApp. मैं नहीं कर सकता ना, ये सबका अपना कॉल है। आपको पैसे की कितनी जरूरत है, अपने घर में कितना आप टाइम दोगे। एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ, आपके पास 10 घंटे भी होंगे तब भी आप 5 घंटे बर्बाद कर लोगे, और आपके पास 3 घंटे होंगे, और अगर आपकी चाह होगी, अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा तो आप वो 3 घंटे भी इफेक्टिवली यूज कर लोगे। लेकिन अगर आपका बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है और आप 10 घंटे जानते हैं कि अभी आप 3 घंटे जॉब के साथ भी फुल स्पीड में पढ़ रहे हैं और 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप 10 घंटे भी हो सकता है जॉब छोड़ के पढ़ लें। सो वो भी हो सकता है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर मोटिवेशन, योर इंट्रिंसिक डिटर्मिनेशन टू क्लियर दिस एग्जाम। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू माय डियर फ्रेंड्स. This is my only message to convey. So this kind of question I will not be entertaining in any future. I have told my viewpoint clearly to everyone who is watching this video. Now comes important thing.
हमारे लाइफ में जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम मनी को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं जनरली, लोअर मिडिल क्लास लोग, लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल ही हिचकिचाते नहीं है। टाइम फ्लाइज माई डियर फ्रेंड लाइक एनीथिंग। सबसे बलवान समय, और समय तुरंत बीत जाएगा। अभी लग रहा है 9 महीने 10 महीने, अगर आपने अर्ली स्टार्टिंग नहीं की तो तुरंत खत्म हो जाएगा, राइट। और ये बहुत ही बड़ा गेम है कि टाइम खटाखट बीतता है। जब हमें चाहिए कि टाइम होना चाहिए तब नहीं होता और तुरंत बीत जाता है, और तुरंत यू विल स्टार्ट फीलिंग द हीट ऑफ प्रीलिम्स ऑल्सो। सो वी हैव टू मेक अ होलिस्टिक टाइम टेबल या होलिस्टिक रूटीन, जिसको हम समझें, सोचें और उस पर अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलें, ठीक है। इसलिए ये संपूर्ण एनालिसिस करने की जरूरत थी कि संपूर्ण ऑल डायमेंशन से हमें ये समझना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। देयरफॉर आई केप्ट द नेम एज सिस्टमेटिक। संपूर्ण मीन्स सिस्टमेटिक, एनालिटिकल, मेटिकुलसली प्रिपरेशन, अंडरस्टैंडिंग द रियल नीड्स, रियलिटी एंड नीड्स ऑफ एग्जामिनेशन। आज के समय में एक सिस्टमेटिक तैयारी जरूरी है, एनालिटिकल तैयारी जरूरी है। यूपीएससी अब रट्टा मारो एग्जाम नहीं है। मेटिकुलस प्रिपरेशन, हार्डवर्क हर दिन देना पड़ेगा आपको। और आज का रियलिटी और द नीड्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसका मैं आपको एक जीता जागता एक तरह से एग्जाम्पल हूं। मैंने जॉब इसलिए मैंने नहीं छोड़ा था क्योंकि मुझे लगा कि जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मन में आया था कि मैं भी जॉब छोड़ देता हूं, पर मैंने कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया कि ये एग्जाम अब बदल गया है। और ये मैंने कल के इंटरव्यू वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि ये एग्जाम मैं इसलिए नहीं निकाल पाया क्योंकि मैं तेज था, मैं इसलिए निकाल पाया क्योंकि नेचर ऑफ द एग्जाम बदल गया है और मैं उस चीज को जल्दी समझ गया। जो ये चीज जल्दी ग्रास करके एग्जाम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, इट इज लाइक ए लॉक एंड की मैकेनिज्म। आप समझ रहे हो, लॉक एंड की मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एग्जाम का ताला है, आपके पास अगर वही चाबी है तो आप तुरंत निकाल लोगे, नहीं तो आप चाबी ढूंढते रहोगे, ताला में फंसाते रहोगे। लोग अलग अलग चाबी लेके घूमते हैं, कभी ये चाबी कभी वो चाबी। तो आपको रियलिटी एंड द नीड्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो अगर मैंने स्टैटिक पोर्शन नहीं किया था तो वो एक वेल कैलकुलेटेड रिस्क था। मैंने जब पहला पोस्ट किया था एग्जाम के बाद कि एक्चुअली इज माई प्रिपरेशन या मेरा एग्जामिनेशन सेलेक्ट होना एक फ्लूक है, तो नहीं है भाई। मैंने देखा कि मेरे पास कितना समय है, उस समय में एग्जाम क्या पूछता है, एग्जाम के हिसाब से मुझे तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं पढ़ने गया लक्ष्मीकांत तो मुझे पूरा 1 महीना लग जाएगा लक्ष्मीकांत में, और ये लगता है 15 दिन सबको लग जाता है लक्ष्मीकांत पढ़ने में। समय है तो पढ़ूंगा, नहीं समय है तो जो यूपीएससी में सवाल आ रहे हैं वो लक्ष्मीकांत से कितने सवाल आते हैं ये मुझे खुद से पूछना पड़ेगा। रमेश सिंह से कितने सवाल आते हैं, what kind of questions are asked, what kind of person I am, and what kind of answers I can bring on the table. These 3 things should determine what kind of preparation I should take. And I thought that in the reality and the present context of the examinations, understanding the current affair is much more important than understanding the static one. So this was my call. You have to take your own call. But I would say the reality of the examination has shifted from static to dynamic. Although still there are a lot of people who cry that static will build your base, will build your base. I do not disagree with them. Static will build your base, but somehow the percentage has shifted. Now the dynamic portion having the static content has increased. Now what is this dynamic portion having static content? We'll come to that in short while. फिर हमारा संपूर्ण है तो अच्छे से कवर समझना जरूरी है। तो अब पढ़ने के लिए 3 चीज होती है। सबसे पहला पढ़ने का तरीका क्या क्या हो सकता है, एक होगा किताब, दूसरा होगा करंट अफेयर की मैगजीन या न्यूज़पेपर, और तीसरा होगा वीडियो और ऑडियो मीडियम। अब सबका अलग अलग बायस होता है। फॉर एग्जाम्पल इन माई होम माई ब्रदर इज मोर इंक्लाइन टू वीडियो एंड ऑडियो मीडियम, आई एम मोर इंक्लाइन टू करंट अफेयर्स एंड दीज थिंग्स जो बुकलेट होते हैं। माई सिस्टर इज मोर इंक्लाइन टू बुक्स। तो अलग अलग लोग एक घर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड यू कांट जस्ट से देम कि नहीं आप यही पढ़िए। ये सिमिलरली आई कांट जस्ट से टू यू कि वीडियो मटेरियल ही सबसे अच्छा होता है या ऑडियो अच्छा होता है। वीडियो और ऑडियो में चीजें अच्छी लगती है, बट उससे अगर आप प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं निकाल पाते, सबका मेरिट डिमेरिट समझिए। तो अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठते हैं वीडियो और ऑडियो में तो फायदा नहीं है। तब आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने नहीं समझा कि इससे 4 पॉइंट मेरे क्या हैं, क्योंकि भूल जाइएगा। एक हाफ अ मंथ यू विल फॉरगेट व्हाट वाज सेड। आपको बस दिमाग में याद रहेगा, उससे प्रोडक्टिवली नहीं निकालोगे। दूसरा, इसी कारण जब मैंने सदगुरु जी को देखा था तो मैंने उसको स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखा था, नॉट एज ए फॉलोअर। मैंने कभी उनको फॉलो करने के चक्कर में नहीं देखा था। नंबर 2, करंट अफेयर। नाउ करंट अफेयर के जो मैगजीन होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि काफी ड्राई होते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट खो देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अगेन दैट इज वन पर्सपेक्टिव विच माइट बी करेक्ट। फॉर मी दे वर लाइक द बाइबल। मेरे लिए तो वही बाइबल था भाई। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता था। अगेन दिस इज माई पर्सनल प्रॉब्लम। इट इज नॉट दैट पीपल शुड नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। आई हैव नाउ चेंज माई स्टैंड। न्यूज़पेपर आर एक्चुअली गुड एंड दे शुड बी read if you have time. If you don't have time, do not read. Take your personal call. Earlier I used to say कि they are not important, but I think कि they are important.
somehow down the line I think it is an immature statement to say कि न्यूज़पेपर आर नॉट इम्पोर्टेंट। करंट अफेयर थोड़ा लेवल पे ड्राई होता है, बट मुझे क्या चाहिए था कि मुझे जो कोई इंसान उसका पहले से एनालाइज कर दिया और मुझे वो बना बनाया मिल जाए। मतलब मैं दाल चावल ये सब बना के खिचड़ी नहीं बनाऊंगा यार, मुझे खिचड़ी खाना है और मुझे खिचड़ी से प्रोडक्टिवली खा के अच्छा फील करना है, सेटिस्फाइड फील करना है। उसमें दिक्कत होगा कि मुझे समझ नहीं आएगा कि खिचड़ी में क्या दाल कितना चावल पड़ा था, या कुछ छूट तो नहीं गया, इन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट छोड़ तो नहीं दिया, हल्दी, बट ठीक है उतना मैं लेके चलूंगा। दैट ट्रस्ट आई ऑलवेज शोड ऑन देम। तीसरा है बुक्स। अब बुक्स पढ़ने का एकदम इंपॉर्टेंट, और ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगता है सुन के कि 6 से 12 का सारा एनसीईआरटी कर लें। कभी जोड़ के देखा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोलाइटी, इकोनॉमिक्स, अगर सबका एनसीईआरटी करेंगे आप 6 से क्लास 12 तक का, कितना टाइम लगेगा? हैव यू एवर थॉट ऑफ द रियलिटी? एंड दैट इज द इशू। आई थिंक पीपल जस्ट से कि हाँ ये भी कर लें, ये कर लें, ये कर लें। कैसे कर लें यार? 1 साल है आपके पास, उसमें आपको प्रीलिम्स समझना है, आपको मेन समझना है, आपको फिर अपना ऑप्शनल बनाना है, आगे चल के डैफ के बारे में सोचना है। देयर आर लॉट ऑफ मेनी थिंग्स विच आर देयर। इफ यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, आई थिंक यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन। 6 से 12 क्लास का एक एनसीईआरटी तो खत्म करने में यार इतना टाइम लगेगा आपको? खुद सोच के देखिए। मतलब इट इज नॉट फॉर मी टू से। मैंने भी पहले सोचा था मैं एनसीईआरटी कवर करूंगा, फिर मैं जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी खरीद के लाया, कोई दिशा पब्लिकेशन का, फिर मेरे से वो भी खत्म नहीं हुआ। अभी मेरे पास रखा हुआ है घर में, मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, बट दैट वाज आल्सो वेरी गुड। एक्चुअली मुझे पता चल रहा था कि एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स हैं। सो मेक श्योर कि यू डोंट मेक आउट ऑफ बाउंड, एकदम स्पेस वाला रूटीन मत बना लीजिए जहां पे आप पहुंच ही नहीं पाइएगा। यू शुड मेक अ रियल एंड आइडियलिस्टिक रूटीन, ठीक है? तो बुक्स पढ़ने का जिनको होता है वो अच्छे से तेजी से बुक पढ़ लेते हैं। पीपल लाइक मी, आई फील पर्सनली कि बुक पढ़ने में मुझे काफी टाइम लगता है। किसी किसी का रीडिंग स्पीड बहुत हाई होता है। मेरा यार बस एक बार हैरी पॉटर और एक बार चेतन भगत की किताब पढ़ने में तेजी से पढ़ पाया था, जल्दी जल्दी की, कुछ लिखता है नहीं, रैंडम लिखता है, आगे बढ़ो। लेकिन मुझे जब टेक्स्ट बुक पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। नॉन फिक्शन पढ़ने में आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं लिख दिया है। एंड बिपिन चंद्रा भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, बट मुझे अच्छी किताब लगती थी। सो आई वुड से कि मेक योर कॉल बेस्ड ऑन योर असेसमेंट ऑफ रीडिंग द बुक्स, ठीक है? सिमिलरली स्टैटिक वर्सेज करंट अफेयर, ये भी एक बड़ा डिबेट है। एक और डिबेट है कि ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, कितना मटेरियल ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, कितना ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन नोट्स वर्सेज ऑफलाइन नोट्स, है कि नहीं? ग्रुप स्टडी वर्सेज सेल्फ स्टडी, देन मैंने कोचिंग वर्सेज अकेले करना, टेस्ट सीरीज वर्सेज नॉन टेस्ट सीरीज, एंड देन हाउ मच टाइम वी शुड स्पेंड ऑन लर्निंग, मेमोरी एंड राइटिंग। सो विल कम टू ईच ऑफ देम। ग्रुप वर्सेज सेल्फ, सबसे पहले सेल्फ स्टडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप स्टडी ऑल्सो विल कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ स्टडी, बट देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू सेल्फ स्टडी। कई लोग ग्रुप में सिर्फ, देखो ग्रुप में भी जब स्टडी होता है तो कई लोग उससे पॉजिटिवली डिराइव करते हैं, कई लोग बस टाइम पास कर लेते हैं। तो अगर आप पॉजिटिवली डिराइव नहीं कर रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, समझे? ग्रुप स्टडी में फायदा क्या है, नुकसान क्या है? काफी टाइम वेस्ट हो सकता है अगर सारा ग्रुप मेंबर एक साथ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जैसे आपको ग्रुप स्टडी करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप बोले आप लोग 4 लोग रहते हो एक फ्लैट में मानो, तो आप सबको बोलो कि एक महीने का विजन, एक ही महीने का विजन सब लोग करेंगे। गलती लोग क्या करते हैं कि एक महीने का सब करके आएंगे। मान लो कि विजन का 1 नवंबर 2017 का हमने उठा लिया कि विजन का हम करके आएंगे, ठीक है? अब उससे सब लोग 40-40 क्वेश्चन बना के आएंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? अपना सबको अपना 40 क्वेश्चन बनाना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पहले। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपने बनाया, किसी और ने बनाया, किसी और ने बनाया, किसी और ने बनाया, फिर आप एनालाइज करेंगे कि उन 40 क्वेश्चन में कितना भिड़ता है, समझे? एक दूसरे से पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, और एक ही सब लोग पढ़ेगा। नहीं तो क्या लगता है, अच्छा ये बुकलेट मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, तो जब मैं कंप्लीट करूंगा तो मैं देख लूंगा ये चीज। आपको ऐसा फील आएगा। आप नया इन्फॉर्मेशन मत लो जब भी ग्रुप स्टडी करो। ट्राई टू असिमुलेट द सेम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। इससे आपको ये पता चलेगा कि कोई दूसरा आदमी जब पढ़ता है तो उसका डायमेंशन क्या होता है सोचने का। आपने जो 40 क्वेश्चन बनाया था उसका 40 क्वेश्चन आपसे अलग क्यों है, समझ रहे हो आप? या अगर कई लोग क्या करते हैं कि तुम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 पढ़ लेना, मैं 2 पढ़ लूंगा, 3 पढ़ लेंगे, और चारों लोग मिलेंगे और वो डिस्कशन होगा और वो काफी फ्रूटफुल हो जाएगा। 5 चैप्टर एक साथ, 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डू यू रियली थिंक इट हैपेंस? एंड यू हैव टू बी अगेन ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, नॉट विथ मी। हो सकता है कि आपको 10%, 20%, 30%, चलो 50% भी चैप्टर का पता चल गया, बट यार ये इफेक्टिव वे नहीं होगा। ग्रुप स्टडी कब इफेक्टिव होता है? जब आप लोग सब लोग टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, ठीक है? लास्ट में प्रीलिम से पहले टेस्ट सीरीज आता है, लेट से टेस्ट सीरीज के टाइम पे जब कोई नया क्वेश्चन कोई देखा और आपको बताया तो लगा हाँ ये करंट अफेयर, ये इससे पता चला। दैट टाइम ग्रुप स्टडी कैन बिकम वेरी सिग्निफिकेंट, कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। बट एज सच अगर ग्रुप स्टडी करना है तो सेम चीज का करिए, आपको उससे क्वेश्चन पता चलेगा, एक तरह से आपका रिवीजन होगा। चारों लोग पॉजिटिवली डिराइव नहीं करेंगे, अगर चारों लोग मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आपको तो पहले मोटिवेटेड होना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि ग्रुप सिर्फ गुल्ला काट देता है, टाइम पास कर लेता है, स्टॉप ग्रुप स्टडी।
ये नहीं कि हाँ ग्रुप में मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बोल दो कि यार मुझे ग्रुप स्टडी से फायदा नहीं हो रहा है, सीधे बोल दो। एट द एंड ऑफ द डे यू आर देयर टू क्रैक योर एग्जाम, राइट। अपना एग्जाम निकालना पहले बहुत जरूरी है। कोचिंग वर्सेज एलोन तो मैंने बता ही दिया है। जो लोग बाहर के हैं, ये भी मेरा मैसेज है सब लोगों को जो भी दिल्ली में नहीं है, डोंट थिंक कि कोचिंग करने वाले लोग को कहीं बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है। वो लोग खुद भी रोते रहते हैं कि मैंने फालतू का कोचिंग कर लिया। कई लोगों को होता भी एडवांटेज, आप बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हैं। आजकल न्यू स्टेंसिल विजन का भी ऑनलाइन आ गया है। इफ यू हैव द मनी, इफ यू थिंक कि उससे आपको फायदा होगा, आप जरूर कोचिंग ले सकते हैं। सेम थिंग आई टोल्ड इन आरबीआई ग्रुप। इट इज, अगर आपको लगता है एडुटैप, ओली बोर्ड, सुशील सर, कुछ भी, अनुज जिंदल, जिससे भी आपको फायदा होता है आपको कोचिंग ले लो। मैं इससे एग्नोस्टिक हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना मुझे कोई इनसे मॉनेटरी बेनिफिट है, ना मुझे इनसे कोई मॉनेटरी लॉस है। अल्टीमेटली आपका जर्नी है, आपको उसमें निकालना है। मैं तो बस एक कैटलिस्ट हूं, आप रिएक्टेंट हैं। आपके लिए जो सही कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, उसको यूज करिए। थर्ड है टेस्ट सीरीज वर्सेज ओन टेस्ट। तो ओन टेस्ट का क्या मतलब होता है कि बाद में जो होता है प्रीलिम्स में लोग क्या करते हैं, सबको आइडिया तो होगा ही कि प्रीलिम्स में अब लोग क्या करते हैं। प्रीलिम्स में लोग ये करते हैं कि गए मार्केट से टेस्ट उठा लिया। आज के समय में यही होता है कि गए और वहां पे ORN या ओल्ड राजेंद्र नगर और एक दूसरा जो है मुखर्जी नगर, वहां से पेपर उठा लिया जाता है और उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं। दूसरा, आजकल फ्री upsc.org जैसे भी ये वेबसाइट्स हैं, कई वेबसाइट्स ऐसे आ गए हैं जिसमें फ्री टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। तो वहां पे भी आपको एक कॉल लेना होता है कि आप फ्री टेस्ट करके उसमें ऐसे सही से करते हैं अपने आप को या नहीं करते हैं। मेरा इसमें एडवाइस है, अगर जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला है, जैसे मेरा नहीं निकला था, तो मैंने इनसाइट्स का टेस्ट खरीदा था 6,400 रुपए का। एक उसमें एडेड एडवांटेज था कि उसमें मेरा ओला मनी यूज हो गया था, तो मैंने खरीद लिया कि चलो ओला मनी मेरे में काफी पड़ा हुआ था। पहले जब ऑफर देता था ओला में तो मेरे पास था, तो मुझे लगा कि एक्चुअली में मुझे 3-4 हजार रुपए ही पड़ रहा है, तो मैंने टेस्ट सीरीज ले लिया। अब मैंने जब टेस्ट सीरीज ले लिया तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में भी अपना परफॉर्मेंस चेक करना था। चाहे आप कितना भी कह लें, आप एक टेस्ट लेके आते हैं और आप अपना बनाते हैं, वो सिमुलेशन कभी नहीं मिलेगा आपको। दैट यू कांट बीट विथ द वन विच यू विल गेट व्हेन यू आर सॉल्विंग द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जो सॉल्व करने का डिसएडवांटेज ये है कि वो ऑनलाइन होता है, जबकि एक्चुअल एग्जाम ऑफलाइन होता है, राइट। बट टेस्ट सीरीज का एडवांटेज ये है कि आपको हर वीक एक टेस्ट आता है। अब वो अगेन आपका पॉजिटिव मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। मुझे लगता था मैंने हर टेस्ट के लिए 200 रुपए दिए हैं, 32 टेस्ट के लिए 6,400 रुपीज। तो वो 200 रुपए प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे मनी के तरफ। तो मैं प्रॉपरली मोटिवेटेड रहता था कि मैं ऑफिस से आऊंगा, मैं 12-1, मैंने 2 बजे ऑफिस से लौट के एक बार टेस्ट लगाया था और 3:30 तक मैंने टेस्ट दिया था। 1.5 घंटा आंख बंद हो रहा था, फिर भी मैंने पॉजिटिवली टेस्ट दिया था 3:30 बजे तक, और मुझे उसमें 96 मार्क्स आया था। मैं काफी खुश था उस चीज से। सो मैं उससे मोटिवेटेड रहता था कि नहीं, मुझे आज टेस्ट देना ही है, मुझे आज टेस्ट देना ही है। इस तरह का मोटिवेशन होना चाहिए। टेस्ट देना एक छोटी बात होती है पूरे यूपीएससी के प्रकरण में। मैं टेस्ट पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि कई लोग होंगे जो कि लास्ट 2 महीने के लिए प्रीलिम्स को छोड़ देते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। ये ऐसा अप्रोच पहले के टॉपर्स ने फैलाया है कि बस लास्ट के 2 महीने में टेस्ट लगा लो और आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। टेस्ट शुरू से लगाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट लगाने से आपने जो भी मेथड्स बनाए हैं, या जैसे इस बार हमने डिस्कस किया प्रीलिम्स के टाइम पे, इलिमिनेशन मेथड, डेटा गलत होता है, ये होता है, जो भी होता है, आप किस तरह के मेथड्स लगाते हैं, शुरू से आपको वो ग्रुप में रहना जरूरी है। तो शुरू से ही अगर आप टेस्ट खरीदे भी नहीं है तब भी जाके पेपर ला के आपको स्टार्टिंग से ही वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आई थिंक कि टेस्ट रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब टेस्ट देना शुरू किया था, मेनी ऑफ यू वुड हैव रेड माय इनसाइट्स आर्टिकल, उसमें मुझे 49, 51, 53 मार्क्स आए थे। 2017 के टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे पता था कि टेस्ट का लेवल हार्ड है। मैंने हिस्ट्री के टेस्ट दे रहा हूँ, मतलब इनसाइट्स में फायदा ये होता था कि बहुत सारा करंट अफेयर और रैंडम क्वेश्चंस होता था, तो मुझे उसमें काफी अच्छा लगता था। मैं दोनों टेस्ट को कंपेयर भी करूंगा आपके पास अभी थोड़ी देर में। तो मैं जब बनाता था तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, चाहे कुछ भी हो, 52, 53 नंबर किसी भी टेस्ट में आपको गो थ्रू नहीं कराएगा, सेल थ्रू नहीं कराएगा। तो मैं टेस्ट को फिर डाउनलोड करता था, प्रिंट आउट अगर हो गया और घर में तो प्रिंट आउट करता था या प्रिंट लेके आता था। फिर मैं एनालाइज करता था कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर मैं कर सकता था कि नहीं। मतलब ये एनालिसिस मत करिए कि आप 200 में 130 लेते आते, एनालाइज ये करिए कि उस समय के हिसाब से, आपके प्रिपरेशन के हिसाब से आप अगर 80 मार्क्स ला सकते थे तो आप 52 पे क्यों अटक गए। मैं बस यही देखता था, अगर मेरा पोटेंशियल था, मुझे ये क्वेश्चन आता था, या ऐसे कितने क्वेश्चन थे। मैं अपना एक छोटा सा डायरी रखता था, उसमें मैं लिखता था कि ऐसे 25, मान लीजिए 25 क्वेश्चंस वेयर देयर इन विच आई अप्लाइड द इलिमिनेशन, और मैं उन 25 में से सिर्फ 15 निकाल पाया या सिर्फ 10 निकाल पाया, 15 गलत हो गए।
तो क्यों गलत हो गए? क्या मेरा जो पहला थॉट, लाइन ऑफ थॉट था वो सही था और मैंने उसको बदल दिया? मैं समझ रहे हैं ना, पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करता था खुद का कि मैंने अपने पहली बार सोचा और उसको बदल दिया, या मैं कंफ्यूज कर गया, या मैं ऑप्शन के कारण गलत हुआ। व्हाट वेयर द रियल रीजंस जिसको मैं एग्जाम में अवॉइड करूंगा? या ये थ्योरी कि मुझे लगता था कि नहीं सी होगा ज्यादा का आंसर, अधिक आंसर सी होता है तो सी मार दो, या ऊपर बी 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 आ रहा है तो मुझे डर लग गया कि अगला बी नहीं होगा, अगला सी होगा। कई बार ऐसा होता है, राइट? वी फील लाइक दैट कि अब अगला दूसरा ऑप्शन होगा। सो व्हाट वेयर द रियल रीजंस ऑफ माइन not achieving my true potential? And my true potential at that time, my dear friends, was only 60-70 marks, but I was getting 50 marks. Slowly I started working on them. At the same time I was also reading through. धीरे धीरे आप कंटेंट भी पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आप उस पर भी वर्क करेंगे। तो ये दोनों चीज हैंड इन हैंड होना चाहिए। हैंड इन हैंड का मतलब होता है कि आप पढ़ भी रहे हैं साथ में और आप टेस्ट फ्रेम को भी अपना इंप्रूव कर रहे हैं। सिर्फ आप पढ़ लिए और फिर आप सोचे अब आप टेस्ट नीचे से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ रॉन्ग मेथड। लास्ट 1 महीने में सिर्फ टेस्ट लगाना और सिर्फ पढ़ लेना, दैट इज रॉन्ग मेथड। आपको प्रीलिम्स को बहुत ज्यादा वेटेज भी देना पड़ता है। लोग कहते हैं सिर्फ मेंस की तैयारी करो, लास्ट में 6 महीने 5 महीने सिर्फ प्रीलिम्स करो। अगेन दैट इज रॉन्ग मेथड। व्हाई? बिकॉज देन यू फील कि आपके पास समय बहुत कम बचा है, सब लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे। आप अचानक से आपको ये फील होने लगता है कि कितना सारा टेस्ट होगा मार्केट में, यू स्टार्ट फीलिंग द हीट ऑफ दैट। सो इट इज एडवाइजेबल कि यू स्टार्ट अर्ली एंड यू कंटिन्यू विद द फ्लो। दो पेपर हो गया होगा किसी का तो वो 2 पेपर लेके देखिए। नंबर 2, टेस्ट सीरीज में कई सारा टेस्ट मत लगाइए। आइडियल वे में मत जाइए कि मैं आईएएस बाबा का भी देख लूंगा, मैं फोरम का भी देख लूंगा, मैं इनसाइट्स का भी देख लूंगा, मैं विजन का भी देख लूंगा। सबका भी देख लीजिएगा, फिर भी यूपीएससी नया क्वेश्चन दे देगा आपको। यूपीएससी में भी लगता है कुछ लोगों को बैठाया गया है कि वो सबका पढ़ते हैं और नया क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। वो तो आप देख लिए 2017 और 2018 का पेपर पहले देख लीजिए। जो नए लोग हैं उससे डरिए मत, उससे ये सीख मिल लीजिए कि कितना आपको समझ में आया कि आप कितना बना सकते थे उसमें। और उसके बाद ये समझिए कि सारा टेस्ट सीरीज देखने से भी कोई एश्योरिटी नहीं है। सो 2 टेस्ट को बस फॉलो करिए। एक टेस्ट मेरे हिसाब से, इफ यू आर ट्राइंग टू बी एन आइडियल प्रिपरेशन, प्रीलिम्स में ज्यादा टेस्ट का दाम नहीं होता है, 4-5 हजार होते हैं। अगर आपके पास है, एक टेस्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक टेस्ट को आप क्या करिए, फ्री वाला तरीका से इस्तेमाल करिए, बाजार से खरीद लिया या जैसे भी कर लिया। सब्सक्रिप्शन से फायदा ये होता है कि आप एक मोटिवेटेड होते हैं कि इसमें मेरे को नंबर लाना है, मेरा AIR क्यों नहीं आ रहा है, बाकी लोग क्या अच्छा कर रहे हैं, बाकी लोग के हिसाब से मेरा रैंक क्यों कम आ रहा है। अब 52 मार्क्स मुझे टेस्ट में आया तो मैंने देखा कि उसमें एवरेज ही 34 मार्क्स है, तो मुझे खराब नहीं लगा। लेकिन एक बार मैंने 96 मार्क्स लाया था तो मैंने देखा एवरेज उसमें 110 मार्क्स था इनसाइट्स के टेस्ट में, उसमें मुझे ज्यादा खराब लगा। तो कई बार आपके जो नंबर होते हैं वो स्टैंड एलोन तो अच्छे हो सकते हैं बट रेफरेंस फ्रेम में खराब हो सकते हैं। सो टेस्ट सीरीज इस तरीके से सोच के इस तरह से आप लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज में एक और भी मैं बता दूंगा, विजन का जो टेस्ट होता है, जो नए लोग हैं वो काफी दूसरे टाइप का होता है। वो क्या होता है कि हर चीज का, जैसे हिस्ट्री का 2 होगा, पोलाइटी का 2 होगा, इकोनॉमिक्स का 2 होगा, देन सबका 2-2 होगा, फाइनली दे विल स्टार्ट देयर फुल टेस्ट। ठीक है, विजन का ये सोच है। इनसाइट्स का सोच है कि वो अधिक से अधिक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रखेंगे, रैंडम रखेंगे जैसे यूपीएससी रखता है। उसके बाद इनसाइट्स में ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन सब चीज रहेगा, शुरू से करंट अफेयर का काफी मिक्स रहता है। पर विजन में जैसे पोलाइटी पे फोकस है तो सारे 100 क्वेश्चन पोलाइटी के हो सकते हैं। ठीक है, सो दोनों का अपना स्पेसिफिक और अलग वैल्यू है, आई वुड से, एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू द एज। सो अगर 2019 का भी एग्जाम दे रहे हैं आप, तो जैसे मालविका ने ये सवाल पूछा है, तो 2018 के आप टेस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप अगर 2019 में दे रहे हैं तो 2018 का जो पोलाइटी का मान लो विजन का क्वेश्चन है वो थोड़ी बदल जाएगा 2019 में, दैट विल रिमेन द सेम, राइट। जितना आपको पुराना मटेरियल पढ़ने से कभी भी कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस अगेन। सिंपली कि यूपीएससी भी आजकल पुराने सवाल पूछता है, तो ऐसा नहीं है, कभी कभी करंट अफेयर में भी यू विल गेट अ बैक क्वेश्चन, पुराने सवाल आ जाते हैं। सो आप पुराना टेस्ट लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए आपको। अभी आपके पास टाइम है, कोई नया टेस्ट नहीं आया है, तो आप अपना प्रिपरेशन हमेशा एक टेस्ट बेस्ड स्टार्ट करिए प्रीलिम्स का, कि मुझे टेस्ट में कम से कम अच्छे मार्क्स लाने हैं। रिवर्स प्रिपरेशन विल हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू। आप बुक पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि मेरा कवर होते जा रहा है, इट विल नेवर हेल्प यू। आई यूज टू सॉल्व अ लॉट ऑफ टेस्ट इन माई सेकेंड ईयर। मैं सारे इनसाइट्स के टेस्ट से अपने कॉन्सेप्ट्स बनाता था एंड दैट वाज माय वे ऑफ स्टडी। मैं टेस्ट बनाया, मैंने देखा मैं कितना ला सकता था, पहले मैंने वो एनालिसिस की कि ये क्यों गलत हुआ, पहले सही गलत क्या हुआ मेरा, मैं क्या सही कर सकता था, मैंने अपने कॉपी में लिख लिया कि मैं इतना नंबर लाना चाहिए था, ये मेरे से गलती हुआ, या क्या मेरा लक्ष्य सही हुआ, तो मुझे रियल में कितना आता था, सब चीज मैं एनालाइज करता था कि अच्छा इतना ही मार्क्स आने वाला है। उसमें मैं 1 घंटे बिताता था। उसके बाद मैं
ये देखता था कि मेरा रैंक क्या आया, ये सब देखा कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन में काफी चीज लिखा होता है, तो एम, स्ट्राइप्स, ई, लीजा सब सॉल्यूशन में था। तो सॉल्यूशन के लिए मैं एक A4 रखता था। जैसे मैंने एक टेस्ट दिया है तो मैं एक A4 पे उससे जो भी 15 या 20 चीजें मुझे नहीं आती है वो मैं नोट डाउन करता था कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहा है। एंड दीज कॉन्सेप्ट यू विल नेवर गेट फ्रॉम रीडिंग ए बुक। अब इन्वायरमेंट का टेस्ट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप बताइए बुक में कहां से आएगा वो ऑर्गेनाइजेशन। दिस हैज टू बी accepted. This is a known fact, and people who have cleared exam year after year have suggested same thing. I have read other toppers article also, and I am saying with this, with after having gone through 20-25 articles, that people follow this strategy. So if you try just to cover books and not follow test from initial, you will suffer at the end. You may be in, but then you will never build the confidence. And reading the test also helped me in a manner. मान लीजिए मुझे कल्चर अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको लगता है कल्चर से डर लगता है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, कल्चर से डर लगता है तो आप अगर मान लो कल्चर है, अब नितिन सिंघानिया जी की किताब है, मैंने कभी नहीं पढ़ी, मुझे जरूरत ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं बताता हूँ मुझे क्या लगा, कल्चर से एक क्वेश्चन आएगा मेंस में, ठीक है, मैक्सिमम, और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, 5 क्वेश्चन भी आ गया, उसमें से मेरे से कितना बनेगा, 1-2 क्वेश्चन गेस वर्क कुछ आता होगा, बाकी लोगों से कितना बनेगा, 3 क्वेश्चन, मैं 1 क्वेश्चन पीछे होऊंगा लोगों से, 5 क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 5 क्वेश्चन नोबडी विल बी एबल टू सॉल्व, क्योंकि यूपीएससी है, यूपीएससी विल गिव सम हार्ड क्वेश्चंस, और नितिन सिंघानिया बुक पढ़ के ही 5 क्वेश्चन बन जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। इस बार जैसे वो किशनगढ़ या पेंटिंग आ गया, अब यार ये किस बुक में लिखा हुआ है बताइए, लिखा भी होगा उस बुक में तो आप वहां पे पहचान पाइएगा, नहीं पहचान पाइएगा। तो मैं क्या करता था, मैंने 2000 मान लीजिए 17 में दिया है, तो मैं 2015 के विजन के एक टेस्ट को उठा लिया कल्चर का, या मैंने बाइजू का, मेरे भैया लिए हुए थे आई थिंक, तो मैंने किसी एक बार बाइजू का देखा था या किसी एक का देखा, अब बाइजू एंड विजन बेसिकली सेम होता है, दे आर नॉट डिफरेंट। तो मैंने विजन का एक टेस्ट उठाया, मैंने कल्चर के 100 क्वेश्चन किए, और 100 क्वेश्चन में मैंने देखा कि मेरे नंबर आए 20, सब गलत हो गया भाई, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए कर ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, सारे आंसर्स पढ़ने शुरू किए कि अच्छा ये स्कंद गुप्त था, ये कुमार गुप्त था, ये पल्लव, ये चोला था, ये चेरा ने बनवाया था, अच्छा ये डेकन होता है, ये पहाड़ी पेंटिंग होता है, दिस इज मधुबनी पेंटिंग, ये कलमकारी पेंटिंग हुआ। वहां से मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट बनना शुरू हुआ। मेरे वो 100 क्वेश्चन एक्चुअली में मेरे लिए किताब था। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वो आपका बुकलेट होना चाहिए, दैट शुड बी योर बेस। लोग कहेंगे बेस बना के अटेम्प्ट करो, मैं बोलूंगा नहीं, पिछले साल का क्वेश्चन बनाओ, उससे आप अपना बेस बनाओ, फिर यूपीएससी के क्वेश्चंस देखो। पहले यूपीएससी के सवाल मत देखो, 2015 का मान लीजिए अभी आपने देखा विजन का, आपके पास अवेलेबल होगा। और जो ये प्रोसेस यार बहुत डिफिकल्ट है करना, कि आपको लगेगा 2015 का क्वेश्चन क्यों देखें, बट 2015 में कोई अलग क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, सिमिलर क्वेश्चन शुड बी आज, ठीक है, बस करंट अफेयर का कल्चर अलग होगा। वहां से आपने बनाया, 2016 का आप बनाइए, 20 से आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे निश्चित तौर पे, लिख के देता हूं, 35 आएंगे, 40 आएंगे। 2017 का उनका पेपर बनाइए, 2018 का पेपर बनाइए, 3 साल का पेपर में देखिए आपके कितने प्रोग्रेसिव मार्क्स आ रहे हैं। आपके पास 300 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, 300 क्वेश्चन से आपके कितने कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकते हैं। आप एक दिन सिर्फ और सिर्फ कल्चर को दीजिए इस तरह से, वीक में 1 दिन 2 दिन आप सिर्फ कल्चर इस तरह से पढ़िए, और फिर आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखिए लास्ट 5 साल के। दिस इज द वे प्रीलिम शुड बी अप्रोच्ड इन माई ओपिनियन, दिस इज द एग्जैक्ट एंड द करेक्ट वे। If you go for the book, it will not be easy for you to get the answers. And then you think कि अच्छा ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है। फिर अगर जब आपका यूपीएससी में जो क्वेश्चन बन गया, अच्छे से बन गया, वो तो सही है, और आप सारा तिकड़म भी भिड़ाइए, ऐसा नहीं किया, फिर आप इलिमिनेशन सब करिए। आपको बेसिकली यूपीएससी का जब भी कोई टेस्ट बनाए तो सारा मेथड के साथ करिए। So basically, in a nutshell, what Shivam has written is correctly. You should be making your own notes based on the test. आपके 4-5 A4 होने चाहिए कि कल्चर मैंने इतना कवर कर लिया है। एंड शो द फेथ ना, उन्होंने अगर 100 क्वेश्चन दिया है तो 100 क्वेश्चन ढूंढ के दिया होगा, सोच के दिया होगा, उन्होंने मेहनत की है, तो आप वो मेहनत को क्यों रिपीट करना चाहते हैं कि मैं फिर से एकदम हर चैप्टर पढ़ के। अब भरतनाट्यम डांस में यार अगर कोई 10 पेज लिख रहा है, मैंने नहीं पढ़ा है वो बुक तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट लोग जो पढ़ते हैं वो भी बोलते हैं कि यू शुड रीड सेलेक्टिवली आउट ऑफ दैट बुक ऑल्सो। नितिन सिंघानिया सर की जो किताब है, या कोई और बुक पढ़ने से भी, कई लोग बोलते हैं NIOS का वेबसाइट पढ़ना चाहिए आपको, वो करना चाहिए। अगेन द चॉइस इज योर्स, व्हाट आई वेंट थ्रू आई विल टेल यू, आई कांट टेल यू द, मैंने बोला ना किसी की भी जर्नी पूरी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। आपको कुछ चीजें मेरे से लेनी चाहिए, कुछ चीजें मेरी भी आपको डिस्कार्ड कर देनी चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं इससे हो सकता है मेरा सही नहीं हो।
दैट विल डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी। बट अगर आप ये 300 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके पास कम से कम 50 से 60 कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। जैसे मुझे एक कॉन्सेप्ट बैठ गया था कि गुप्ता पीरियड में जो कॉइन वाला होता था, ये कॉइन वाला मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज से आता था, मैंने कॉइन वाला क्वेश्चन भी आ गया एग्जाम में, तो मेरा आंसर भी हो गया, मेंस में उससे फायदा हो गया। सोचिए, क्योंकि इनका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो एक लाइन का नहीं होता, वो डिस्क्राइब करते हैं पूरा, इस बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं। या आयरन पिलर का एक सवाल हमेशा आता था, हर टेस्ट में आता था, पता नहीं क्यों आता था, तो मुझे लगता था ये क्वेश्चन क्यों आता है बार बार। सो आप समझ रहे हो, 300 क्वेश्चंस, 400 क्वेश्चंस, क्वेश्चन बेसिस पे एक तो आपने देखा वो फायदा हुआ कि क्वेश्चन लेवल पे, दूसरा आप अटेम्प्ट करिए पहले, तीसरा आप सारा इलिमिनेशन जितना भी आता है, एंड डोंट लूज हार्ट। अरे आपको जीरो भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो उसके लिए भी प्रिपेयर था कि जीरो आ गया तो मुझे पता है ना मुझे जीरो आया, किसी और को थोड़ी पता कि जीरो आया इस टेस्ट में। मैं रियल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ और दिस इज समथिंग आई एम स्टार्टिंग। बट डोंट डू लाइक दैट, मतलब ऐसे मत करिए कि आपने टेस्ट देखा और उसके आंसर डायरेक्ट देख लिए। ट्राई टू सॉल्व, सॉल्विंग विल जस्ट गिव यू दैट एपेटाइट कि आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप इलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ भी नहीं आता है, कुछ कुछ आपको भी लगने लगेगा कि हाँ यार भरतनाट्यम के साथ ये रिलेटेड है, वो आपका एप्टीट्यूड बिल्ड करेगा और वो आपको सीसेट 2 में भी मदद करेगा कि अच्छा ये इस तरह से होता है, ये ऐसे, ये सबसे सही ऑप्शन लग रहा है। कम से कम कुछ नहीं तो ऑप्शन इलिमिनेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड इट विल टेक यू टाइम। पहला टेस्ट पूरा समझने में, करने में, सारा प्रोसेस फील करने में 5 घंटा लगेगा, दूसरा करने में 3 घंटा लगेगा। लेकिन 2 दिन लगातार करिए एक ही चीज को, कल्चर को। आज से बैठे हैं तो 2 दिन कल्चर करिए। जिसके पास कम टाइम है, जो वर्किंग है वो 2 साल के टेस्ट करे, जो नॉन वर्किंग है जिसके पास ज्यादा टाइम है वो 4 साल के टेस्ट करे विजन के, क्योंकि उनके जो टेस्ट हैं वो एक एक टॉपिक पे हैं। तो आप या तो टेस्ट से टॉपिक को पढ़िए या बुक से टॉपिक को पढ़िए, बोथ विल हैव योर ओन आउटपुट वाइज आई थिंक टेस्ट विल गिव यू दैट रियल फील ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वी विल अगेन कमेंट्स बैक इन सम टाइम विद द अदर टेस्ट थिंग। अब आपको मोटा मोटी अंदाजा लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसी तरह से आप इकोनॉमी का करिए, तो इकोनॉमिक सर्वे से ये लोग बनाते हैं, उसका करिए। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना, जैसे इकोनॉमिक सर्वे तो चलिए पढ़ सकते हैं, उस पर हम आएंगे, लेकिन आप पोलाइटी का करिए, आप हिस्ट्री का करिए, एंशिएंट मिडिएवल, ज्योग्राफी का आप करिए इस तरह से, क्योंकि ज्योग्राफी कितना पढ़िएगा आप, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ लिमिट टू स्टडी, राइट। फिर आप उसमें देखिए कि क्या क्या आपके, फिर आपका एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू एनालाइज कि आपने क्या सीखा है, क्या याद रखा है, और उससे आप क्या क्या चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर यूपीएससी के जब आप रियल क्वेश्चंस देखे, मान लीजिए आपने 5 साल का क्वेश्चन देखा, तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर देखा, या आपने कंपेंडियम खरीद लिया कि लास्ट 20 ईयर्स यूपीएससी क्वेश्चंस विद सॉल्व्ड आंसर्स। सॉल्व्ड आंसर्स में हमेशा याद रखिएगा कि यूपीएससी के ऑफिशियल सॉल्यूशन कहीं डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इनका सॉल्यूशन और यूपीएससी का सॉल्यूशन अंतर होता है। तो उसमें आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कल्चर के लास्ट 10 साल में 20 क्वेश्चन थे, 2011 से आप शुरू कर सकते हैं, 2012 से 6 साल का यूपीएससी पेपर करना चाहिए। ठीक है, जॉर्डन 2-3 साल पुराना आया था लास्ट ईयर। तो जब आपने करना शुरू किया तो आपने देखा कि कई क्वेश्चन उसमें भी नहीं बना, देन ट्राई टू गूगल, तब आप गूगल करो, तब आप NIOS पे ढूंढो उसको, रैंडमली मत करो। या ऐसा कर ले, कई बच्चे क्या करते हैं कि भरतनाट्यम पढ़ रहे हैं तो डांस पढ़ते पढ़ते एक दिन बिता दिए, भरतनाट्यम का वीडियो देखने लगे, वहां से गए तो वो भारत एक खोज देखने लगे। इट इज गुड, भारत एक खोज आप देख सकते हो, दैट इज अगेन अ वेरी गुड ये, बट भारत एक खोज तभी देखो जब आपके पास टाइम है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, आप NIOS पढ़ो, पर आप उससे पढ़ने में टाइम है कि नहीं है आपके पास। टाइम नहीं है तो ये ज्यादा इफेक्टिव वे है, समझ रहे हैं। मेरे भैया भी भारत एक खोज देखते थे, मुझे लगता था कि मैं इसकी खोजबीन में चला गया तो मैं अपना रियल चीज खो दूंगा, तो मैं टेस्ट देखता था कि टेस्ट में क्या आंसर दिया है, क्या दिया है, क्यों दिया है, उसको पढ़ पढ़ के छोटे छोटे नोट्स बनाता था, समझे। अरे मैं बताऊंगा शिवम, आई विल टेल यू कि कौन सा लेना चाहिए। सो मेरे हिसाब से विजन वाला अवेलेबल होता है, इनसाइट्स विजन आप किसी का भी टेस्ट ले सकते हैं जो आपको सस्ता पड़ता है, किसी का नहीं भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई महंगा दोनों पड़ रहा है तो आप एक को सिमुलेटेड वे में बनाइए और एक को इस तरह से बनाइए, लेकिन दोनों को देखिए। विजन और इनसाइट्स कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक वीडियो खत्म करते हैं अभी। वी विल कमेंस बैक अगेन एट 10:45 और 10:50, पक्के से आऊंगा, ऐसा नहीं है कि कट लूंगा, आने वाला हूं, अच्छे से बताऊंगा कि और मुझे लगता है कि क्या क्या, मेरे को क्या लगता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, बट मुझे क्या लगता है कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, कीप योर क्वेश्चंस अवेक, उस समय हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देयर आर पीपल हु हैव बीन आस्किंग फॉर सिक्योर, कि सिक्योर को कैसे पढ़ें, इस वीडियो में नहीं, बट आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग अ वीडियो इन दिस वीक, होपफुली दैट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट, ठीक है। सो चलो, थैंक यू सो मच, विल कम बैक, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।